दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और ठंड भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सरकार है उसका कलेजा नहीं पसीज रहा है। ऐसा जो है भानु प्रताप जी है जो शुरुआत के दिनों से लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं, 1 महीना तो बीत चुका है और आगे कब तक? नहीं देखिए अरुण जी, हमने बहुत पहले भी कहा है कि हमें नहीं मालूम है, क्योंकि जो करना है वो सरकार को करना है और सरकार कितना समय लेके ये काम करती है, या जो देश की जनता है, जो किसान हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो सब लोग हैं, उनके धैर्य का, उनके सब्र का इम्तिहान कब तक लेती है। आप तो कह रहे हैं कि वापस लेना है, वो तो कह रहे हैं वापस तो लेना ही नहीं है, कभी भी नहीं लेना है वापस। नहीं, लेना ही पड़ेगा। आप ये तो छोड़ ही दें, ये तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं। देखिए, हमसे सरकार बार बार कह रही है कि भाई आप बात करने के लिए आइए। 30 तारीख की डेट भी दे दी, 30 तारीख की डेट दे दी, क्योंकि हम लोगों ने तो जो 29 तारीख की डेट दी थी और उन्हें कहा गया था। आप देखिए, हमारी जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है और हमारा कंसेप्ट इसलिए क्लियर है क्योंकि हम जानते हैं जो कानून है वो देश को तबाह करने वाला कानून है, केवल किसान को नहीं सभी को तबाह करेगा। इसीलिए हमने सरकार से कहा है कि जो एजेंडा है आप उस एजेंडे में पहले ये डालिए कि जो तीनों कानून हैं, इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया आपकी क्या होगी, कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इनको वापस लेंगे। साथ में ये डालिए, साथ में ये भी डालिए कि एमएसपी को कानून बनाने की आपकी प्रक्रिया किस तरह से होगी, कैसे उसको आप कानून बनाएंगे। ये जो चीजें हैं और आगे जो जैसे वो पर्यावरण के विषय में एक जो कानून बनाया हुआ 2020 का, जिसमें यह है कि दिल्ली और इसके आसपास जो धुआं वगैरह विशेषकर पराली से जुड़ा हुआ जो है, उसमें जो 1 करोड़ रुपए जुर्माने की जो उसने कर रखा, जो प्रावधान किया गया, तो उसको भी खत्म किया जाए, उसको भी एजेंडे में लाया जाए। साथ में जो बिजली जो कानून में फेरबदल करने जा रही है उसको, ये हमारे एजेंडे, ये हमारे निश्चित रूप से नहीं आया, लेकिन सरकार की मंशा साफ है ना, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को भेजे पहले 10 पेज वाले, उस प्रस्ताव में बाकायदा वो चीजें दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी पाइपलाइन में है, तो वो उसमें लाना चाह रही है। पूरा हिसाब करेंगे सारा? नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, देश की जनता के सामने ये जीवन और मरण का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें ठंड की कोई महत्व नहीं रखती। देखिए, वैसे भी हम लोग तो भैया ठंड में पानी लगाते हैं, किसान ठंड में सारे काम करते हैं और ठंड में यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। लेकिन एक मिनट, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि सारे काम हम ही कर दे, कांग्रेस ने गड्ढे खोद दिए, हम तो उसको भर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि जो सारे काम जो है ये बीजेपी अगले 5-6 साल में सब कुछ ऐसे, तो पॉसिबल नहीं है बीजेपी। नहीं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि जो कांग्रेस ने जो है गड्ढे खोदे हैं, आप उन्हें भर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे नहीं खोदे वो एक साइड में रखा जाए। आप ये कहकर आए थे, प्रधानमंत्री जिस समय 2014 में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, चुनाव प्रचार में उन्होंने बाकायदा हर जगह कहा कि भाई आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, आप मुझे 60 महीने दीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि जो काम कांग्रेस ने 60 साल में किया, उसमें जो भी गलत किया, गड़बड़ किया, आप उसको सही करोगे। लेकिन कांग्रेस ने जो किया सो किया, आप तो उससे भी भयानक गड्ढे खोद रहे हैं, इतने गहरे गड्ढे खोद रहे हैं जिसमें आप पूरे देश को ही दफन कर देना चाहते हैं। आप तो 6 महीने में जो 60 महीने आपने मांगे, 60 महीने के बाद आप ईवीएम में लूट करके, डकैती डाल के ईवीएम में बेईमानी से धोखाधड़ी करके आप दोबारा से चुनाव सरकार में आ गए, तो आपको उन सारी चीजों को ठीक करना था, लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देश में जो टोटल आपसे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, शुरू से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके और यहां तक जो आपके आने से पहले तक मनमोहन सिंह जी तक, जो 184 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए गए थे, आपने एक भी स्थापित नहीं किया और आप तमाम को बेचने पर लगे हैं। तो क्या मतलब वो जो सरकार ने, जो आपसे पहली सरकार थी, उसमें वाजपेयी सरकार भी थी, उन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम खड़े किए जिसमें लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिला, आप उन्हें गड्ढे कहेंगे कि आप उन्हें बेच के और उन गड्ढों को भर रहे हैं? मतलब उन्होंने खड़ा किया तो गड्ढा हो गया, वो लोगों को रोजगार मिला, लोगों का जीवन सुधरा। चल नहीं पा रहा, हमसे चल नहीं रहा, वो प्राइवेट वाले अच्छे नहीं, सब कुछ चल रहा है, आपका चलाना नहीं आता या आप चलाना नहीं जानते, ये एक अलग बात है। यह आपकी मंशा है कि आपको चलाना नहीं है, क्योंकि जिस एजेंडे के तहत आप लगातार ये काम कर रहे हैं, उस एजेंडे में इस देश में लोग रोजगार वाले रहे, लोगों के पास पैसा रहे,
उनकी आर्थिक स्थिति सही रहे, लोगों को आर्थिक न्याय मिले, वो मजबूत हो, सशक्त हो, वो आप नहीं चाहते, वो आपके एजेंडे में फिट नहीं होता। ये है आप जिस पूंजीपतियों के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं उसमें ये आपके रास्ते में रोड़े बने हुए हैं, इसलिए आप इनको पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। अगर सरकार ने इतना सब किया है, जो सरकार लगातार दावे कर रही है कि भाई हम इनकम डबल करने वाले हैं 2022 तक, तो 21 आ गया है, तो कुछ ना कुछ तो हुई होगी, वह 2 डबल के आसपास तो पहुंचने वाली होगी अगर 2022 तक डबल करनी है। तो इसीलिए सवाल ये है कि अगर सरकार डबल पहुंचने वाले तो 1.5 गुना, 1.25 गुना तो वो पहुंची होगी अब तक। तो अगर इतना सब हुआ है तो फिर 2-2 हज़ार रुपए डालने की क्या जरूरत है किसानों के खाते में? बिल्कुल आपकी बात सही है और ये सरकार से पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें जो आपने कहा है कि अगर आप इन सुधार जो आप ये कर रहे हैं और इनसे जो है उनकी इनकम बड़ी हो रही है और नौटंकी करी भी जा रही, दिखाई भी जा रही, जो किसान भी नहीं है उनको भी किसान बना के दिखाया जा रहा है, और जिस तरह से ये सारा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो फिर तो इनकम जो डबल हो जानी चाहिए ना। लेकिन इनकम डबल नहीं है, बल्कि जो किसान हैं उनकी आत्महत्या के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वो डबल के आसपास वो पहुंच रहे हैं। मजदूर जो है अब वो भी आत्महत्या कर रहा है, जो बेरोजगार युवक है वो भी आत्महत्या कर रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सेना में जवान भी आत्महत्या कर रहे हैं और सैनिक बल भी आत्महत्या कर रहे हैं। फिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा? अगर आपके उससे देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वो चीजें हैं, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है जो समझ में नहीं आती हो। सीधा सा है, आप पिछले जो समय है मोदी जी के कार्यकाल से हम देख लेते हैं, पिछले 6 साल का 7 साल का जो है, इसमें जो किसान के लिए जो उसकी लागत लगती है उस लागत की कीमत लगातार बढ़ती गई। एक आंकड़े से आप समझें, जो डीजल आज किसान खरीद रहा है 74 रुपए लीटर, या हर कोई देश में 74 रुपए लीटर जो तेल खरीद रहा है, डीजल खरीद रहा, तेल की मैं सीधा कहूं डीजल खरीद रहा, वो डीजल आपसे पहले 40 रुपए से कम था, 40 रुपए लीटर से कम था। इसका मतलब लगभग दुगना हो गया इसका। और खेती में जो ट्यूबवेल चलते हैं, जो आपके पंप चलते हैं, डीजल का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर जो चलते हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, स्वाभाविक रूप से वो बढ़ गई। साथ में जो खाद का कट्टा डीएपी, जो खेती जब जिस समय फसल बोई जाती है उस समय काम आता है डीएपी, उस डीएपी की कीमत 412 रुपए के आसपास हुआ करती थी, और आज की तारीख में वही डीएपी यानी 50 किलो का जो वो कट्टा है वो 1400 रुपए के आसपास मिल रहा है। ये आपके समय में 45 किलो का। और हाँ, अब आप देखिए, अब आप इसको और कैलकुलेट कीजिए कि जो कट्टा 50 किलो का था वो 5 किलो कम हो गया, 45 किलो का हो गया। रेट उसके कितने हो गए? रेट उसके 3 गुने से ज्यादा हो गए। तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? साथ में जो बीज है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। जो आप जो अनाज है जो किसान से खरीदते हो, जब वो बीज के रूप में आप देते हो तो उसको 4 गुना 5 गुना आप उसका रेट लेते हो। इससे क्या हो रहा है? साथ में कीटनाशकें, उनकी कीमत बढ़ गई है। साथ में जब ये डीजल बढ़ते हैं तो और बाकी सारी चीजों की भी कीमत लगातार बढ़ती चली जाएगी। और हकीकत ये है कि जिस एमएसपी को आप डिक्लेयर करते हो उस एमएसपी पर फसल ही नहीं खरीदी जा रही है। मात्र 6%, बार बार ये बताया जाता, कहा जाता है एमएसपी 23 फसलों पर घोषित की जाती है, 2 फसलें सरकार खरीदती है, गेहूं और धान, उसको, और वो भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को छोड़कर कहीं एमएसपी मिलती नहीं है। जो धान है लगभग 40 से 50%, धान ही नहीं बाकी सारी फसलें भी 40 से 50% नीचे यानी आधी कीमत पर खरीदी जाती हैं किसान से, तो उसे दाम नहीं मिलता। तो ऐसे आय दुगनी कैसी होगी मुझे ये बताओ, ये कौन सा गणित है? यानी मेरी लागत बढ़ गई और मुझे जो कीमत मिल रही है वो कम हो गई, इससे आय दुगनी कैसी होगी? ये कौन सा गणित है? ये कौन से स्कूल में पढ़ के आए मोदी जी? वो तो यही बताएंगे, यही समझाएंगे। हाँ, आप कह रहे हैं भाई इनकम दुगनी, सरकार कह रही है प्राइवेट मंडी आएगी तो आपको जो है ज्यादा भाव मिलेगा। तो कानून को लागू हुए तो जो है करीब 5-6 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद से सरकार कह रही कोई मंडी बंद नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये भी है, जो किसान अपनी फसल बेचना चाह रहा है सरकार के हिसाब से अधिक दाम पर, देश में कहीं पे भी बेचना चाह रहा है, जो सरकार कह रही है आप कहीं भी बेचिए, तो वो कहाँ पे बेचे? जो बिहार का जो किसान है जो आज 800 में 700 में बेच रहा है, जहाँ उसको एमएसपी जो है 1800-2000 के आसपास है, तो वो कहाँ बेचे जो उसको 3000 का रेट मिले? अरुण जी बहुत सीधे, देखिए आप किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं, हम सब इन सारी चीजों को समझते हैं। प्रैक्टिकल चीज आप समझिए, कहने को आप कुछ भी कह दें, लेकिन जो सच्चाई हिसाब से कहाँ बेचे? मैं सरकार के साथ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अब आप आपके माध्यम से, मैं सरकार से नहीं सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं। मोदी जी जरा आप ये बताएं
आपके अनुसार जो आप भाषण देते हैं, अब हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं, हम बाकी और चीजें नहीं कर रहे। आपके हिसाब से इस देश के 80% और उससे भी ज्यादा किसान जो हैं वो छोटे और मझोले किसान है, यानी सीमांत किसान है। माना मतलब इसका यह है आपकी भाषा में कि उनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, 80%। और इस देश में जो किसान है वो है तकरीबन 14 करोड़ किसान। अगर हम आपके आंकड़े के हिसाब से मान लेते हैं तो आप 11.5 करोड़ किसान बताते हैं जो आप जिनके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप। वैसे कहीं 12.5 करोड़ बताया जाता, पर हकीकत यह है कि इस देश में 14 करोड़ किसान हैं और टोटल जो खेती पर निर्भर जो लोग हैं, किसान और खेतीहर मजदूर, वो मिला के तकरीबन 70% जो लोग हैं खेती पर निर्भर हैं। ये आंकड़े हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से जो 80% है जो किसान, मतलब आप मान लीजिए 14 दूनी 28 निकाल दिए, तकरीबन 10.5 करोड़, यानी सीधे सीधे आप 10.5 करोड़ मान सकते हैं कि 10.5 करोड़ वो किसान हैं जो आपके अनुसार छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अब 2 एकड़ में व्यक्ति क्या कर लेगा? आप जरा, मोदी जी ने मुझे नहीं पता कि किया है नहीं किया, करके देखें। अगर 2 एकड़ में आप गेहूं उगाना चाहें, 1 एकड़ में 5 बीघा होगी, 2 एकड़ में 10 बीघा जमीन होगी, बहुत सिंपल सा इसका है। और 1 बीघा जमीन में खेती जो गेहूं की, अगर मैं सीधी बात करूं, बढ़िया क्वालिटी का अगर आप गेहूं पैदा करोगे तो वो गेहूं 10 मन, यानी 10 मन, मैंने किया है, मैं जानता हूं ये सारी चीजें मैंने किया है, 10 मन से ज्यादा नहीं हो सकता। 10 मन का मतलब हो गया 4 क्विंटल, यानी 1 बीघा में 4 क्विंटल। और अगर 10 बीघे में ही हम मान लेते हैं तो 10 बीघे में 10 और 40 क्विंटल हो गया। उस 40 क्विंटल में जो परिवार है वो जो उसको आएगा, बट के जो आएगा, उसमें जो उसकी जो थ्रेशर से निकलवाता है उसकी लागत वगैरह सब निकल के, जिस कटाई भी निकलेगी और उसका जो निकालने का वो भी निकलेगा, उसको कम से कम, यानी आप मान के लीजिए 4 मन, मतलब 4 मन का होगा 4 × 16, यानी 160 किलो तो वैसे ही चला गया, मतलब 6। सीधा सीधा मानिए कि उसके पास बचा 2 कुंटल, केवल 2 कुंटल उसका आया, आधा उसका कटाई में और उसकी सारी उसमें चला जाता है। 10 जो 4 कुंटल में से 2 कुंटल ऐसे चला गया, 2 कुंटल उसके पास बचा, मतलब 10 बीघे में 20 कुंटल हो गया। उस 20 कुंटल में से कम वो 10 कुंटल साल भर खाने के लिए अपने लिए रखेगा, परिवार के लिए रखेगा, 10 कुंटल बेचेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं मोदी जी, 10 बोरियां लेके किसान, बिहार वाला किसान क्या पंजाब आवेगा? नहीं, या 10 बोरियां लेके, सवाल ये है, अगर बिहार वाला पंजाब में आना भी चाहिए तो पंजाब में कहाँ है, किसको बेचे, कौन ले रहा है उसको? बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है कि बिल्कुल सही बात है कि अगर वो आता भी है तो उसे कौन लेगा? दूसरी बात, सरकार जो है अगर वो आता भी है और गेहूं और धान, केवल यही 2 चीज सरकार एमएसपी पे इन 2 राज्यों में खरीद पा रही है, क्योंकि एपीएमसी यहां पे बढ़िया तरीके से काम कर रही है, मंडियां, सिर्फ इसलिए। अगर बिहार से आता है या पश्चिम बंगाल से आता है या आप मानिए कि उससे झारखंड से आता है या उत्तर प्रदेश से आता है, यहां बेचने के लिए आता है, इन 2 के अलावा तो बाकी और लोग नहीं। और बिहार का जो सीमांचल का पूरा इलाका है, वहां पे 2 ही चीज होती है, धान और मक्का, तो उन्हें लेके यहां तक कैसे आएगा? मक्का आप लोगों ने उसे लेके कहां जाएगा? स्वाभाविक है कि जो छोटा किसान है उसके पास जो 2, 4, 6 बोरी जो वो बेचने की स्थिति में हो सकता है, 8-10 बोरी बेचने की स्थिति में, वो ये चाहेगा कि जो उसके पास सबसे निकट जगह है वो वहां बेच दे, उसी मंडी में वो बेच दे। आपने उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो ये जो कहने वाली बात है कि कहीं भी बेच दे, वो संभव नहीं है। दूसरी बात, एक सवाल ये भी है, क्योंकि अब तक जो किसान मंडी में नहीं बेचता है, प्राइवेट प्लेयर को बेचता है, तो कोई भी एमएसपी से ऊपर नहीं लेता है, तो ये गारंटी क्या है कि बाद में सब एमएसपी से ऊपर ही? मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। अभी ये मध्य प्रदेश का बड़ा लेटेस्ट सुधार है ना, लगातार चल भी रहा है, मीडिया पे आप देख भी रहे होंगे, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में मई में ये जो मंडी मॉडल है, ये नया जो मॉडल है, ये लागू कर दिया गया। और उसके बाद में स्थिति ये हुई कि उसमें फॉर्च्यून कंपनी भी शामिल है, जो एग्रीमेंट वगैरह किसानों के साथ में हुआ है। एक पर्टिकुलर जगह, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा, उस जगह पर लोगों के, किसानों के साथ में एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट भी क्या है? कहीं भी लिखित में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है,
दूसरा जो है उनके पास में जिसे एग्रीमेंट माना जा रहा है वो एक केवल रसीद है, वो फर्जी है, असली है, उसको जैसी असली भी मान लें, वो एक रसीद है जिसके माध्यम से उस व्यापारी ने उसको बीज या खाद या कीटनाशक उपलब्ध कराया, उसी को एग्रीमेंट माना जा रहा है। और जो एक्चुअल में कंपनी है उस कंपनी का पता नहीं है, उस कंपनी के लिए जो एजेंट काम करते हैं उन्हीं का नाम उसमें रसीद में लिखा हुआ है। और उसमें यह तय हुआ था कि धान की कीमत जो मंडी में निश्चित होगी उससे 50 रुपए उसमें ऐड करके वो कीमत व्यापारी उसको किसान को देगा। अब नतीजा क्या हुआ, मंडी में कीमत खुल गई 2950 रुपए धान की, 2950 रुपए क्विंटल। जब 2950 हो गई तो 50 रुपए और उसमें ऐड हुआ, यानी 3000 हो गए। 3000 रुपए क्विंटल उन कंपनियों को किसान से धान खरीदना था जो मौखिक केवल ओरल एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के माध्यम से हालत यह है कि वो जो कंपनियां थी अपने फोन बंद करके, दफ्तर बंद करके भाग गए, उनका पता नहीं है कहां है। और किसान इस समय मारा मारा फिर रहा है कि उस फसल का क्या करे, जिसकी बात स्थिति है। तो ये सब जो नौटंकियां हो रही हैं ये तो बीजेपी के अपने राज्य की बात है। तो जो एग्रीमेंट के ये हो जाएगा और इस तरह से कहीं भी बेच सकेगा। देखिए बेचने वाली स्थिति ये है कि आप बागवानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो चीजें आप उनको देखो, या उसके अलावा और भी कोई चीजें आप उनको देखिए। आप तो माना आपको कोई फसल है, यानी आम है, अमरूद है, अंगूर है, बेर है, ये चीजें हैं, मतलब जो भी वो आती है देश के इस कोने से उस कोने तक कहीं भी भेज दीजिए। इसके अलावा दूसरी जो किसान की सीधी फसल है आलू, इस कोने से उस कोने तक भेज दीजिए। है होता नहीं कि पहाड़ी आलू भैया यहाँ बिक रहा, पहाड़ी आलू वहां बिक रहा। आप देखिए कि जो प्याज है कहाँ होती है और कहाँ तक आ रही है। मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है, देश के सभी भागों में जाती है। जो लहसुन है राजस्थान में मैक्सिमम होता है, मध्य प्रदेश में होता है, देश के सारे हिस्सों में जा रहा। मतलब पहले भी ये सारी चीजें ऐसी थी, किसान कहीं भी बेच ले। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज है उसको समझने कि जब 80% छोटा किसान है तो वो 2 बोरी 4 बोरी 5 बोरी लेके कहां जाएगा, वो तो पास के पास में बेचेगा। क्या ये संभव है कि 2 बोरी 4 बोरी को लेके आदमी जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा, जितना किराया है डीजल का, जितना दाम बढ़ गया, उसकी खाल भी जो मतलब उतर जाएगी इतने हाल में, तो ये स्थिति रहेगी। तो ये सब एक नौटंकी है और कुछ नहीं। किसी भी विवाद की स्थिति में एसडीएम जो है उसका समाधान करेगा। लेकिन देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है पेमेंट नहीं दिला पाते गन्ने का, तो ये एसडीएम कैसे दिला पाएगा? देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मुझे एग्जैक्ट एक कंपनी चैरिटेबल मतलब इसको आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है गन्ना पेमेंट नहीं दिला पाता है, ऑर्डर उसको लागू नहीं किया जाता है, वो नहीं दिला पा रहे, तो एसडीएम और एडीएम कैसे करा पाएंगे? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं और इसी तरह से बताता हूं आपको। गन्ना किसानों का 15,683 करोड़ रुपया पिछले 2-3 साल से बकाया है। मतलब इसमें जो है 12,500 करोड़ तो पुराना है, और जो इस साल का है लगभग 3,000 करोड़ वो इस साल का है। क्या सरकार को मालूम नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है? या भिन्न भिन्न हाई कोर्टों को मालूम नहीं है? मीडिया पे चर्चा होती है, हम जैसे लोग लगातार इस बात को बता रहे हैं, आंकड़े उस पर वेबसाइट पे पढ़े सरकार पे। जब जो कोर्ट है इनको नहीं दिलवा पा रही, ये तो सीधा सीधा है ना। प्राइवेट प्लेयर है जो प्राइवेट बिल है वो देते ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो जब आप उनसे ये नहीं दिलवा पा रहे हो, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो इससे आप समझें कि हालत क्या है। कहने को कुछ भी कहें कि एसडीएम की तो औकाती क्या है, एसडीएम हुए, एडीएम हुए, डीएम हुए, ये तो ऐसे नौकर हैं सरकार के कि ये उसके सामने चुप ही नहीं कर सकते। और जो सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, जो सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के मतलब इतना याराना निभा रहे हैं कि उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है, देश बर्बाद हो जाए, लेकिन अपने याराने में और उन उद्योगपतियों की गुलामी में इतने डूब चुके हैं। तो जब प्रधानमंत्री की ये हालत है, उसी प्रधानमंत्री के, उसी मुख्यमंत्री के नीचे काम करने वाला एसडीएम, एडीएम, डीएम, इनकी क्या औकात है? ये तो कुछ भी कर ही नहीं सकते, ये उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये स्वाभाविक रूप से उनका ही काम करेंगे और जो भी कर देंगे उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। उनको बचा लिया सरकार ने। और इसके अलावा एक चीज और दो बता के आपकी बात को खत्म करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, लगभग 1 लाख, मतलब सुप्रीम कोर्ट में और भिन्न भिन्न 24 हाई कोर्टों में 1 लाख मुकदमे कंटेम्प्ट के चल रहे हैं। वो कौन से मुकदमे? वो चल रहे हैं
जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया और नीचे जो अधिकारी हैं उन्होंने आदेश का पालन ही नहीं किया। ये उस पर कंटेम्प्ट के चले। अभी तो पहले उन्हें करवा लो आप, जब उन्हें नहीं लागू करवा पा रहे, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उन्हें लागू नहीं करवा पा रहे, एसडीएम की बात ही क्या है। दूसरी बात आप ये देखेंगे, एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ही, अब से करीब चलिए 5 साल, एक बड़ी जो है चिटफंड टाइप की एक कंपनी थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें करोड़ों लोग उसके सदस्य थे, उनका पैसा करोड़ों लोगों का और कई हजार करोड़ रुपया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि इनके पैसे ही न लौटाए जाएं। आज तक उनका एक भी पैसा लौटा नहीं, करोड़ों लोग हैं। तो जब तुम्हारे आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई मानता नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का पालन नहीं करा पाती है, हाई कोर्ट अपने आदेश का पालन नहीं करा पाती है, हाई कोर्ट की बात को ही नहीं मानता, एसडीएम की बात का मतलब क्या है? मजदूर हुआ, कोई छात्र हुआ, सबको बर्बाद करके छोड़ेंगे मोदी जी, बस इस बात की गारंटी पक्की है। उन्होंने इस बात का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, इस बात का पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि देश को पूरी तरह से तबाह कर देंगे और चंद उद्योगपति और पूंजीपतियों की चौखट पे गिर के रख देंगे, इस बात की गारंटी है। लोगों को न्याय मिल जाए, लोगों को उनका अधिकार मिल जाए, लोगों का जो पैसा, जायज पैसा है, जो कीमत है उनकी, वो मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी अगर लिख के भी दे दे सरकार तो झूठ बोलेगी खरा, और वो कभी मिलेगा नहीं जब तक ये सरकार है जो सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके और हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। मोदी जी बड़ी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते थे, लेकिन सबके सामने जो जीएसटी, उस जीएसटी में अब तक इन्होंने 3-4 साल में, 3 साल में जीएसटी में 4000 से ज्यादा संशोधन किए, और उस जीएसटी से जो पैसा आया, स्टेट का पैसा भी वो उनको नहीं दिया मोदी जी ने। यही है ना सब कुछ, इस के सामने हो रहे हैं। और बैंकों में फ्रॉड करें, इसके लिए मोदी जी ने इंतजाम कर दिया कि तुम लोन दे दो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी अगर हो जाएगा, पैसा मर जाए, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोदी जी की है, फॉर्म कर रहा है मोदी जी, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सब कुछ वो बहुत तैयार कर रहे हैं कि देश को जहां से जो लूटना चाहे लूट ले, और लूट में कुछ जो उनका हिस्सा है वो उनको दे दे, बाकी जो चाहे करे। बंदी हुई तब भी आप लोगों ने विरोध किया, मोदी जी ने और बाकी बीजेपी ने कहा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जीएसटी हुई तब भी विरोध किया लोगों ने, तब भी कहा गया कि जो व्यापारी है इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब किसान विरोध करने का कहा जा रहा है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही है? ना समझदार तो बस एक ही है इस धरती पे, वो जो है अनपढ़ श्रीमान जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वही है बस समझदार। औरतों के समझदार ही नहीं है, उन्हीं को है जितनी भी समझ है, या उनकी जो मंडली है बस उन्हीं को समझ है, और किसी को समझ नहीं है। किसी को समझ नहीं है कि नोटबंदी में 4 बात कही, चारों की चारों जों की त्यों, और भयानक स्थिति में है, आतंकवाद जों का त्यों है, नकली नोटों की स्थिति जों की त्यों है। जो आप काले धन की बात कर रहे हो, वो काला धन मैं समझता हूँ आज की तारीख में सबसे ज्यादा तो बीजेपी के पास है, सबसे ज्यादा इससे। अब भ्रष्टाचार का एक ही उदाहरण सबसे बढ़िया है, दूसरे उदाहरण की जरूरत नहीं है। कोरोना के नाम पे बनाया गया पीएम केयर फंड, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मैं नहीं समझता कोई दूसरा उदाहरण होगा। और इसी से आप लगा लीजिए, ऐसा उदाहरण इस देश में इससे पहले कभी उपलब्ध नहीं था। तो जो कि तो नोटबंदी के जिन कारण थे, वो जो कि तो वर्तमान है, और नोटबंदी से बाकी पब्लिक जो है तबाह हुई। साथ में जीएसटी की बात मैंने आपको बताई थी कि 4000 संशोधन कर चुके, जो राज्यों का हिस्सा था जीएसटी का वो आपने उनको नहीं दिया, और साथ में उस जीएसटी में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो गया। ये स्थिति आपके सामने है। साथ अब उसकी बात करो कि किसान की, तो मैं यही बात कर रहा हूं कि मोदी जी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, कानून पे बात नहीं करते, और अगर किसी भी तरह से घुमा फिरा के करते हैं वो भी झूठ ही बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि झूठ बोला अभी ये 3 दिन पहले जो नौटंकी 3 घंटे की करी उन्होंने 25 तारीख को, कि जिसमें उन्होंने बहुत झूठ बोला कि किसान तो उस एग्रीमेंट से चाहे बाहर जा सकता लेकिन वो नहीं जा सकता व्यापारी, जबकि उस एग्रीमेंट वाले कानून की धारा 11 में साफ लिखा है कि दोनों उसमें परिवर्तित कर, उसको एग्रीमेंट को बदल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से उसमें एक भाग सकता, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो मोदी जी झूठ बोला, झूठ बोलने में उन्हें शर्म कभी आती नहीं, बिल्कुल बड़े सीना तान के बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। दूसरा एक और बढ़िया झूठ बोला उन्होंने, एक झूठ ये और उन्होंने बोला कि किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो भी व्यापारी को उसका पैसा देना पड़ेगा। ये एक बड़ा खरा झूठ जो उन्होंने बोला। तो एग्रीमेंट वाला जो कानून है उसके सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में और सेक्शन 6 में जो और सेक्शन 7 जो इससे जुड़े हुए सीधे कानून है उसमें कहीं प्रावधान नहीं है। और कीमत का जो कानून है कि कीमत क्या देनी पड़ेगी, उस कीमत में साफ लिखा है कि जो कीमत होगी वो तय होके इतनी कीमत होगी, और वो भी तब मिलेगी जब
व्यापारी उस जो फसल होगी उस फसल को जब कट के उसके सामने आएगी, उसका टेस्ट करा के जब वो समझेगा कि हाँ अब ठीक है, उसी ग्रेड के हिसाब से तब लेगा और तब पैसे देगा, उससे पहले का मतलब ही नहीं है। और आप एक बात बताइए, अगर व्यापारी इतना दानदाता होता कि किसी को भी बर्बाद होता तो उसको पैसे दे देता, नहीं चिंता मत करे तो ले जा, तब तो देश में मतलब इस देश की हालत ही बहुत है। व्यापारी जब अपने जरा से मुनाफे के लिए जरा से मुनाफे के भी नहीं छोड़ता, इतना ऐसे कैसे हो सकता? और उस कानून में कहीं नहीं लिखा फसल बर्बाद हो जाएगी तो भी व्यापारी को उसका पैसा देना पड़ा, कहीं नहीं लिखा, तो उन्होंने झूठ बोला। ये जो चीजें हैं ना, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को ये सब नहीं करनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री की जो एक डिग्निटी है, जो एक उनका स्तर है, जो एक इतना बड़ा एक सम्मान्य पद है दुनिया में, जिसकी अपनी एक सम्मान है, उसको बरकरार रखना चाहिए, उसकी गरिमा को ठेस नहीं लगने देना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस देश का ही नहीं, देश का जो एक सम्मानित पद है प्रधानमंत्री का, उसको भी धूल धूसरित कर दिया, उन्होंने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि सर जो सरकार है, सरकार का मकसद होता है कि भाई सभी जो देश के लोग हैं, जो भी किसान हैं, जो भी है, उनको फायदा हो, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो व्यापारी है उसका एक ही मकसद होता है, भाई उसको फायदा होना चाहिए। हालांकि सरकार के साथ ऐसा कमी नहीं होता है, सरकार घाटे में भी रह जाए तब भी किसानों की और बाकी लोगों की उसकी कोशिश होती है उसकी पूर्ति की जाए। लेकिन क्या पता लग रहा है कि व्यापारी भी उस तरह से बिहेव करेगा? मैं कैसे करेगा आप बताइए कि कैसे कहाँ कर रहा, जो बातें जो कही जा रही है, दावा किया जा रहा है, सब बेकार की बातें हैं। आपकी आंखों के सामने है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि दुनिया इन सारी चीजों को समझते। भाई हम जानते हैं कि व्यापारी अपने मुनाफे के अलावा कुछ नहीं सोचता, ना उसे इसके अलावा कुछ दिखाई देता। अपने मुनाफे के लिए वो जो चाहे करेगा, और उसे मुनाफा नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। अगर उसे मुनाफा नहीं होता है या उसके मुनाफे में कमी आ रही है, मुनाफा होने के बाद छोड़ो उसके मुनाफे में कहीं कमी आ रही है, तो अपने एस्टेब्लिशमेंट में यानी अपनी फैक्ट्री में, अपनी जो है कंपनी में जो लोग हैं उनकी छटनी कर देता है, उस तरह से उसकी पूर्ति करता है, वो लोगों की नौकरियां खत्म कर देता है। तो व्यापारी अपने मुनाफे के आगे कहीं किसी को कुछ नहीं करता। और हम जो बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। जो बायकॉट की बात कर रहे हैं कि अंबानी के जितने प्रोडक्ट है आप उनका बायकॉट कीजिए, अंबानी की जो पेट्रोल पंप है उनसे तेल मत भराइए, जो अंबानी का जियो है उसको आप जियो को जो है पूरी तरह से उसका बायकॉट कीजिए। इसके अलावा अडानी है, अडानी का जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून तेल, घी, आटा, चावल, दाल जो भी कुछ है उसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। साथ में लाला रामदेव का जो पतंजलि और रुचि सोया है वो सब उसका करना पड़ेगा। देखिए यही एक आंदोलन का अहिंसात्मक और संवैधानिक जो आंदोलन होते हैं उनका एक ये तरीका है, और ये बड़ा कारगर तरीका है। इनका पूरी तरह से बहिष्कार अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जो प्रोडक्ट है, पतंजलि सोयाबीन और ये रुचि सोया और फॉर्च्यून और रिलायंस, इनके हर चीज का बायकॉट करना ये एक हथियार है। तो हम जानते हैं कि सब नौटंकी जो सरकार करती है या व्यापारी से इतनी बात कहती है कि ये सब है, और वो व्यक्ति बार बार कहते हैं कि हम भरोसा दिला रहे हैं। अबे हम किसका भरोसा करें? उस प्रधानमंत्री का जिसने झूठ के अलावा कभी बोला ही नहीं कुछ, उस प्रधानमंत्री का जिसने जो कहा उसके उलट ही काम किया। आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, बातचीत से ही हमेशा हल निकलता है, भले ही कुछ भी दिक्कत क्यों ना हो। तो आपको क्या लग रहा है, एक बार फिर से जो है 30 तारीख को किसानों की बातचीत होने वाली है, कितनी उम्मीद आप रखते हैं? नहीं, अगर सरकार कहती है बात तो हमने सरकार को अपना एजेंडा दे दिया, उस एजेंडे के तहत बात करेगी, उस एजेंडे के तहत बात होगी और उस एजेंडे पे सहमति होगी। सरकार अगर कानूनों को वापस लेगी, तीनों कानूनों को वापस ले और एमएसपी को कानून बनाएगी, और जो बिजली संशोधन वगैरह है उसमें जो है बिजली जो कानून है उसको खत्म करेगी, और पराली वाला जो है उसको खत्म करेगी, तो हम सिंपल सी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने जो आंदोलन हमारा अपने आप ही जो स्थगित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस एजेंडे से बाहर बात होती है तो बात का कोई मतलब नहीं है। उस एजेंडे पे सरकार सहमत नहीं होती तो कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार अपने रुख पर अड़ी रहती है, अड़ी रहे। हम अपने जो देश को बचाने वाला जो एजेंडा है, जो देश को बचाने वाला कानून है, हम उस पर लगातार लगे मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारा काम है, करते रहेंगे हम। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी।